सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं सुभाष सिंगड़ आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड को किस प्रकार से लॉक करना है, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि लॉक करने से पहले किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। शाला दर्पण पर निम्न ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना है। सबसे पहले तो लॉक करने से पहले आपको जो प्रपत्र 7 है वो अपडेट करना है, अर्थात जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए थर्ड लैंग्वेज अच्छे से चेक कर लेनी है। और इसी के साथ में जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए जो वैकल्पिक विषय है उनके विषय को अच्छे से अपडेट कर देना है। इसके बाद में टेक्स्ट बुक प्रोफाइल अपडेट करनी है, अर्थात आपके विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट की, कौन सी क्लास की कौन कौन से सब्जेक्ट की विषय चलती है उनको अपडेट करना है। इसी के साथ में आपके स्कूल की जो स्टॉक एंट्री है उसको चेक करना है, क्या जो स्टॉक एंट्री है वो ऑफलाइन रिकॉर्ड के अनुसार है, कोई टेक्स्ट बुक नेगेटिव में तो नहीं जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चौथे नंबर पे है कि जो विद्यार्थी है वो आयकर दाता है या नहीं। अगर आयकर दाता है और वास्तव में वो आयकर दाता, उसके माता पिता आयकर दाता नहीं है, तो आपको उसको अपडेट करना है, जो आपको विद्यार्थी टैब में मिल जाएगा। या तो प्रपत्र 9 में अपडेट कर दे या फिर जो लाभकारी योजनाओं का लास्ट का ऑप्शन है उसको अपडेट कर दे, वहाँ से अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में 5वां चरण है डिमांड को लॉक करने का। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये संपूर्ण प्रोसेस करनी है। सबसे पहले शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन हो लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको यहाँ पर योजनाओं वाले टैब पर जाना है। टैब पर जाने से पहले आपको विद्यार्थी टैब में जो प्रपत्र 7 है उसको चेक कर लेना है। तो इसके लिए आपको विद्यार्थी टैब में जाना है। विद्यार्थी टैब में आपको प्रपत्र 7 मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको सेशन चूज कर लेना है, जो भी सेशन है 2022-23। इसके बाद में क्लास चूज कर लेनी है, जो भी आपकी क्लास है। और इसके बाद में सेक्शन चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको आपके जो कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी की लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है कि जो थर्ड लैंग्वेज है वो संस्कृत ही है। इसके बाद में इसको सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट्स पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। ऐसे ही अगर आपकी 9 से लेकर 12 की क्लास है तो उनका जो वैकल्पिक विषय है उनको अपडेट कर देना है। 9 से लेकर 10 तक के वैकल्पिक विषय में थर्ड लैंग्वेज आएगी और 11-12 के वैकल्पिक विषय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है स्टूडेंट वाइज। इस प्रकार से जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको योजनाओं वाले टैब पर जाना है उसका जो कार्य है वो कर लेते हैं। विद्यार्थी टैब में जैसे ही आप कर्सर को ले जाएंगे तो आपके सामने यहाँ लास्ट में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना है, इस पर क्लिक करना है। वो क्लास चूज कर लेनी है। इसके बाद में सेक्शन चूज कर लेना है और आगे शो स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपकी सूचना है वो सूचना आ रही है PCTS कार्ड की। अब आपको यहाँ पर फैमिली एनुअल इनकम का एक टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो
विद्यार्थियों के जो माता पिता है उनकी इनकम यहाँ पर शो हो जाएगी, टैक्स पेयर है या नहीं वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर टैक्स पेयर नहीं है फिर भी उनके टैक्स पेयर में यस क्लिक किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपडेट करके नो कर देना है, और इधर अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करते ही वो अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आयकर दाता की जो स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं योजनाओं वाले टैब पर, जिसमें आपको FTV की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की सूचना भरनी है या डिमांड लॉक करनी है। इसके लिए आपको ऊपर योजनाओं का टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। आगे ऑप्शन दिया हुआ है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। इनमें आपको सबसे पहले तो विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है। जो भी विद्यालय में पुस्तकें काम में ली जा रही है उनका चयन करना है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ आपको क्लास ग्रुप चूज कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले सेशन दिया हुआ है करंट सेशन। अब यहाँ पर आपको इस सेशन को चूज कर लेना है 2023-24 को। 2023-24 चूज करने के बाद में क्लास ग्रुप चूज कर लेना है। जैसे मेरे केस में मिडिल स्कूल है तो मैं 1 से लेकर 10 तक की क्लास चूज करता हूँ। अब आगे शो बुक्स वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो पहले से सेव की हुई बुक्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक है, वैसे तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक की यही बुक्स चलती है जो ऑलरेडी सेव की हुई है, इनमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करना है। अगर आप 11 और 12 में सेलेक्ट करते हैं तो आपके विद्यालय में जो संकाय है उस संकाय के अनुसार ही आपको यहाँ पर बुक्स सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद में आपको लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके आप इनको अपडेट कर देंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे आपको अपनी स्कूल स्टॉक रजिस्टर की जो एंट्री है वो चेक करनी है कि जो स्टॉक एंट्री है वो ऑफलाइन रिकॉर्ड के अनुसार ही है। अगर ऑफलाइन रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है तो आप उसको अपडेट कर देवे। आपको फिर से योजना वाले टैब पर जाना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका पर जाना है, और जो पहली स्टेप है संचालित पुस्तकों का चयन, यह कार्य कंप्लीट कर लिया है। अब आपको देखना है स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से स्कूल की जो स्टॉक एंट्री है उसको चेक कर लेनी है कि वर्तमान में अब कितनी पुस्तकें आपके स्टॉक में बच रही है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको यहाँ पर क्लास ग्रुप चूज कर लेना है और गो वाले बटन पर क्लिक करना है। स्टॉक एंट्री में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है A1, इसमें है नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यूड पुस्तकों की संख्या 2 पुस्तकें इश्यूड की गई है, ये ऑटोमेटिक आई है जो पिछली डिमांड की गई थी उसके अकॉर्डिंग। और फिर है गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि B1, ये भी ऑटोमेटिक है जो गत वर्ष की शेष है। अब थर्ड कॉलम है C1 के नाम से स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई, अर्थात जो गत वर्ष वापस विद्यार्थियों ने लौटाई थी, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की तो कोई पुस्तकें वापस नहीं लौटाई जाती।
सॉरी, कक्षा 1 से लेकर 3 तक की कोई पुस्तकें वापस नहीं लौटाई जाती। तो यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है C1 वो 0 शो होगा। अब आपको यहाँ पर इंद्राज करना है कि गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई है की संख्यात्मक प्रविष्टि। पहले वाले चारों कॉलम का योग है, इन चारों कॉलम को योग करके फोर्थ कॉलम बनाया गया है। अब आपको वितरण की प्रविष्टि यहाँ पर दर्ज करनी है, जिसमें पहला कॉलम है नई पुस्तकों A1 + B1, अर्थात जो A1 और B1 इन दोनों के योग 9 + 2 11 हो रहे। इनमें से कितनी पुस्तकों का वितरण किया गया है। तो यहाँ पर ये जो वितरण है वो आपको कक्षा के नामांकन के आधार पर करना है। जैसे कि मेरे केस में इस कक्षा में 15 विद्यार्थी है और टोटल पुस्तकें फ़िलहाल 11 है स्टॉक में। तो यहाँ पर 11 का इंद्राज करना है। जो वितरण वाला कॉलम है उसमें फर्स्ट कॉलम में अर्थात D1 में, तो यहाँ पर 11 दर्ज करना है। और पुरानी पुस्तकें वापस लौटाई नहीं जाती कक्षा 1 से लेकर 3 तक की, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। इस प्रकार से कुल वितरण कितना किया गया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी आपको करके बताऊंगा। नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या फ़िलहाल 11 आ रही है और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या 0 शो हो रही है और कुल संख्या है जो 11 शो हो रही है। 11 संख्या है, लास्ट वाला कॉलम है E1 + E2, इसमें 11 संख्या शो हो रही है, अर्थात 11 पुस्तकें अभी ऑनलाइन स्टॉक रजिस्टर में शेष बच रही है। तो यहाँ पर यह शेष नहीं बचनी चाहिए। इसके लिए जो D1 कॉलम है इसमें 11 इंद्राज कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पर सेव का बटन दिया हुआ है तो सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन स्टॉक है उसमें कक्षा 1 की जो भाग फर्स्ट है उसकी शेष पुस्तकें 0 शो हो गई है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से चेक कर लेना है कौन कौन सी क्लास में ऑफलाइन रिकॉर्ड के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में पाठ्य पुस्तक शेष कितनी बच रही है, वो अच्छे से मिलान कर लेनी है। इसी प्रकार से एक बार आपको और कक्षा 8 के लिए एंट्री करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है बुक है एनीड्यू, इसमें फर्स्ट कॉलम है जिसमें 10 दर्ज किया हुआ है। ये जो संख्या 10 है ये नोडल से प्राप्त पुस्तकें हैं। आगे के कॉलम में 0 है, ये B1 कॉलम है। B1 कॉलम में जो संख्या है वो है गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें, जिसमें 0 से हो रहा है। और आगे जो थर्ड कॉलम है C1, इसमें दिया हुआ है कि जो 6 पुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों द्वारा वापस लौटाई गई है। इस प्रकार से टोटल पुस्तकें यहाँ पर 16 शो हो रही है कक्षा 8 के लिए। और मेरे केस में जो कक्षा 8 का नामांकन है वो 11 है, तो इस 11 के अनुसार ही वितरण करना है। अब आगे आपको वितरण का कॉलम दिया हुआ है जिसमें पहला कॉलम है जो कॉलम है नई पुस्तकों में से कितना वितरण किया गया है, और जो दूसरा कॉलम है वो है जो पुरानी पुस्तकें विद्यार्थियों द्वारा वापस लौटाई गई थी उनका वितरण करना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वितरण करना है जो आपकी विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकें लौटाई गई थी उनका वितरण सबसे पहले करना है। अर्थात सबसे पहले यहाँ पर दर्ज करना है 6 जो विद्यार्थियों द्वारा वापस लौटाई गई थी। अब जो 11 नामांकन है उसमें से 6 घटा देंगे तो बचेगा 5, और ये 5 पुस्तकें यहाँ से आपको वितरित करनी है नई पुस्तकों में से। तो दूसरे कॉलम में 6 दर्ज कर दिया है, पहले कॉलम में 5 दर्ज करना है।
इस प्रकार से टोटल 11 पुस्तकें हो जाएगी। और जो लास्ट में आपको 16 दिखाई दिया है, यहाँ पर आपको 16 में से 11 घटाकर जो 5 शेष बचेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये कॉलम है इसमें जो लौटाई गई पुस्तकें थी विद्यार्थियों की, यहाँ पर 6 शो हो रही है। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगी। और जो 10 है इसमें नई पुस्तकें हैं टोटल स्टॉक में, इनमें से अपन ने 5 वितरित कर दी तो यहाँ पर 5 शेष रह जाएगी। देखते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो मैंने बताई थी वही यहाँ पर शो हो रही है। 11 का वितरण कर दिया गया है, जिनमें से विद्यार्थियों द्वारा जो लौटाई गई पुस्तकें 6 थी वो यहाँ पर 6 की जगह 0 शो हो गई है शेष पुस्तकों में। और जो पहले यहाँ पर नई पुस्तकें शेष 10 थी वो यहाँ पर वितरित करते ही 5 हो गई है। और टोटल अपने पास स्टॉक में 5 पुस्तकें शेष रह रही है। अब आप जो डिमांड करेंगे उस डिमांड में जो भी नामांकन है उस नामांकन के हिसाब से 5 पुस्तकें कम आएगी। और ये 5 पुस्तकें होगी अवितरित पुस्तकों में से। इस प्रकार से सभी क्लासों की आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, अच्छे से दर्ज कर देनी है। जो आपका विद्यालय का नामांकन है उस नामांकन के हिसाब से आपको दर्ज करनी है। और ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन स्टॉक है वो आपके ऑफलाइन स्टॉक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से योजना टैब में जो दूसरी स्टेप थी वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब आपको करनी है डिमांड को लॉक करने के लिए आपको फिर से योजना वाले टैब में जाना है। योजना वाले टैब में जाकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका टैब में जाना है। अब आपको यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से चेक कर लेना है। वैसे तो मैंने इन इंस्ट्रक्शन का अध्ययन करने के बाद आप जो प्रोसेस थी वो आपको बता दी थी। जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस थी P7 की, सेकंड प्रोसेस थी स्कूल स्टॉक एंट्री की, थर्ड प्रोसेस थी जो आयकरदाता है आयकरदाता नहीं है उसकी एंट्री। और जो इस प्रकार से जितनी भी स्टेप थी वो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ग्रुप है। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कक्षा 6 से 10 तक की तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है कक्षा 11 से। अर्थात जो आपके ऑटोमेटिक नामांकन आएगा उसी के हिसाब से आपको दर्ज करनी है थर्ड लैंग्वेज की। और इसी प्रकार से कक्षा 11 से 12 के अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। जो प्रोसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है वही प्रोसेस करनी है। अब यहाँ इसको आपको अच्छे से बहुत ही ध्यान से चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार आपने लॉक कर दिया तो उसी के हिसाब से आपके अगले सत्र में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होगी। इसमें जो कक्षा 1 है उसमें पहला भाग है आवश्यक भाग फर्स्ट, जो एंट्री करके मैंने आपको बताई थी, अर्थात जो स्कूल स्टॉक एंट्री थी वो करके बताई थी उसके अकॉर्डिंग। अब जो अनुमानित नामांकन है 2300 का वो 15 है और जो मांग है वो भी 15 की रहेगी। अब स्टॉक में आप देख रहे हैं जो आपने स्टॉक में दर्ज किया था उसी के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर 50% पुस्तकें कक्षा 1 से लेकर 3-5 में लौटाई नहीं जाती तो यहाँ पर 0 आएगा। और विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें यहाँ पर 0 शो हो रही है, जो मैंने आपको करके बता दी थी। लेकिन
जो कक्षा 1 में भाग 2 है, इसमें अभी मैंने स्टॉक एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पर 11 अवितरित पुस्तकें आ रही है। तो आप अगर स्टॉक एंट्री नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके अवितरित पुस्तकों की संख्या अधिक शो होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको नई पुस्तकें मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके स्टॉक में यहाँ पर टोटल अवितरित पुस्तकें आ जाएगी। अब जो आपका अनुमानित नामांकन है और जो स्टॉक में पुस्तकें हैं उनका जो डिफरेंस है वो आपके शुद्ध मांग में यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि कक्षा 1 का भाग फर्स्ट था, इसमें मैंने आपको स्टॉक एंट्री करके बताई थी, जिसमें जो शेष पुस्तकें थी वो 0 शो कर दी थी। अब यहाँ पर आपकी शुद्ध मांग में जो पुस्तकें हैं वो 15 आएगी, लेकिन भाग 2 में मैंने एंट्री नहीं करी थी, तो इसमें शेष पुस्तकें थी वो 11 शो हो रही है, जो आपके स्टॉक में भी शो हो रही थी। अब जो शुद्ध मांग है वो 15 में से 11 घटाकर आपको 4 शुद्ध मांग की जाएगी, अर्थात 15 नामांकन है, इसमें से 11 पुस्तकें आपके पास स्टॉक में है, तो आपको केवल 4 पुस्तकें ही मिलेगी। इसका अच्छे से ध्यान रख लेना है। इस प्रकार से जब तक आप स्टॉक एंट्री को नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ पर जो शेष पुस्तकें हैं वो शो होगी और आपको अगले सत्र में कम ही पुस्तकें मिलेगी। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने कक्षा 8 में किया था, अब आप यहाँ देख रहे हैं जो कक्षा 6 है, इसमें 4 तृतीय भाषा की पुस्तकें हैं। तो आपका जो भी तृतीय भाषा चल रही है, जैसे मेरे केस में संस्कृत तृतीय भाषा चल रही है, तो यहाँ पर जितना नामांकन है उस नामांकन के हिसाब से पुस्तकें दर्ज कर देनी है। जैसे कि कक्षा 7 में यहाँ अनुमानित नामांकन 17 है, तो यहाँ पर आपको 17 दर्ज करना है, और बाकी जो 3 बच रही है इनको खाली छोड़ देना है, अर्थात 0 ही रहने देना है। जैसे आप इसमें 17 दर्ज करेंगे तो यहाँ पर आपके जो शुद्ध मांग है जो 0 शो हो रही है वो यहाँ पर 17 शो होने लग जाएगी। जैसे यहाँ पर 17 दर्ज करी, यहाँ पर फ़िलहाल 0 शो हो रही है, तो आप जब लॉक करेंगे तब यहाँ पर 17 ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कक्षा 7 के लिए आपकी जो भी है संस्कृत है उसमें आपको जो नामांकन अनुमानित नामांकन 11 है वो यहाँ पर 11 दर्ज कर देना है। अब जैसा कि एक कक्षा का और मैंने स्टॉक एंट्री करके बताई थी, जिसमें कक्षा 8 की पुस्तक थी इंग्लिश हनी ड्यू, इसमें जो अनुमानित नामांकन है वो अनुमानित नामांकन 15 है। छः सौ हो रही है वो पुस्तकें हैं विद्यार्थियों द्वारा वापस लौटाएगी जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर दर्ज हो रही है, अर्थात 6 पुस्तकें विद्यार्थियों द्वारा वापस लेनी है। और जो आगे 5 संख्या है वो शेष अवितरित नई पुस्तकों में से 500 हो रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने टोटल 1100 होगी, क्योंकि 5 तो जो स्टॉक में एंट्री करी थी उस टाइम पर 5 शेष बच रही थी नई में, और अब जो 6 है वो नामांकन के हिसाब से 50% वापस लौटाई जानी है। टोटल मिलाकर 11 पुस्तकें हो गई, नामांकन आपके 15 था, तो 15 में से जो 11 है वो घटाकर आपको शुद्ध डिमांड मिलेगी 5 की। जैसे आप इसमें स्टॉक एंट्री कर देंगे तो यहाँ पर जो 0 शो हो रहे हैं उनमें भी आपके सामने 6 शो होने लग जाएंगे, और इस प्रकार से आपकी शुद्ध डिमांड आपके सामने शो हो जाएगी। एंट्री करने के बाद में यहाँ आपको टोटल दिया हुआ है, जिसमें आपको अभी वर्तमान केस में मेरे केवल 329 पुस्तकें ही शुद्ध मांग में है। अगर मैं सभी की स्टॉक एंट्री कर दूंगा तब यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अच्छे से चेक करने के बाद में इसको लॉक करना है डिमांड को। अब यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जब एक बार विद्यालय लॉक कर देता है तो जब तक नोडल विद्यालय इसको लॉक नहीं करता तब तक आप कितनी भी बार इसको अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन जब नोडल इसको लॉक कर देगा उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही डिमांड पर लॉक डिमांड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टॉक एंट्री है
जो डिमांड है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगी। फिर इसका एक आपको प्रिंट निकाल लेना है और अपने नोडल विद्यालय में इसको जमा करा देना है। इस प्रकार से साथियों आज के वीडियो में हमने देखा है किस प्रकार से इसको लॉक करना है, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को जाना है। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।